हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का यह टॉपिक बेहद ही खास है। पहले हम लोग टॉपिक को नोट कर लेते हैं, फिर उसमें हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। नोट हो गया। गति आपने कहाँ पढ़ा था? मोशन का स्टडी आपने 11th क्लास में किया था। तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा, गति के समीकरण का उपयोग करने वाला हूं। अब गति के समीकरण क्या होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। ये गति के समीकरण होते हैं। और आज का यह टॉपिक समझने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको मैंने आपको पढ़ा रखा है। मैं उन पॉइंट्स को आपको याद दिला दूं। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर होती है। और यदि विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश लाया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज लाया जाए, तो चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स कितना होता है? वो फोर्स F इक्वल टू क्यू ई होता है। और इस फोर्स का डायरेक्शन हो सकता है दो। और ये इस फोर्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है बताओ? आपको कि सर इस फोर्स का डायरेक्शन इस क्यू पे डिपेंड करता है। मैंने वहां बताया था अगर क्यू पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। क्लियर है ना? यहाँ पे देख लीजिए, अगर क्यू पॉजिटिव है तो फोर्स और ई क्या रहेगा? सेम डायरेक्शन में रहेंगे। और यदि क्यू हमारा निगेटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन और ई के डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। फोर्स जो लगेगा वो ई के डायरेक्शन के क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। तो एक बार फिर से मैं इस चीज को समझा दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू क्यू ई होता है। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम रहेगा, और चार्ज निगेटिव रहेगा तो फोर्स का डायरेक्शन ई के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इस चीज को एक बार मैं हिंदी में बोल दूं। विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश लाया जाए तो उसके ऊपर बल लगेगा क्यू ई। अगर Q पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो बल की दिशा E की दिशा समान रहेगी। और यदि Q निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो बल की दिशा E की दिशा के विपरीत रहेगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इक्वी डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को, समरूप विद्युत क्षेत्र को समान दूरी पर समानांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या अर्थ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अर्थ यह होता है कि किसी स्थान पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट रहे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह होता है कि उस स्थान पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। किसी पॉइंट पर ई अगर क्या है? कांस्टेंट है, अचर है, तो हम लोग उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रख लें और मेरा विश्वास है कि ये टॉपिक आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। पेन और पेपर को साथ रख लें, पॉइंट को आप नोट्स करते चलें। क्लियर हुआ इन बातों को? क्लियर है? ये सभी मैंने आपको पढ़ाया था, बस आज टॉपिक शुरू करने से पहले आपको याद करा रहा हूं। अब यहां देखिए, यहां पे दो प्लेट्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ये दो प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। एक समरूप विद्युत क्षेत्र है ई। और इसका अर्थ आपको मैंने बताया कि प्लेटों के बीच में कहीं भी ई का वैल्यू क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। और इस प्लेटों के बीच में अभी हम लोग ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। अब इस फील्ड में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को जिसका मास m है, v0 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया। समझ में आ रहा है? इस पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्षैतिज दिशा में v0 वेग से इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा? पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा? और सेकंड, अगर फोर्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? आप कहिएगा सर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स F इक्वल टू ई लगेगा, है ना? और इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? पॉजिटिव से निगेटिव।
ये आपको मैंने बताया। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस प्रकार से यहाँ से ऐसे फोर्स लगा और इलेक्ट्रॉन कुछ ऊपर की ओर चला जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और फर्स्ट प्लेट कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, दो प्रकार का आपको मोशन मिल रहा है। आपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ फेंका था? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लगा? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर चला गया? शिफ्ट कहाँ कर गया? वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ? ऊपर की दिशा में क्षैतिज से इलेक्ट्रॉन कितना ऊपर गया? और दूसरा कि जब ये बाहर निकल रहा था इलेक्ट्रॉन, तो उसने हॉरिजॉन्टल से कितने का एंगल बनाया? ये दो क्वेश्चन है। इस दो क्वेश्चन का ही हम लोग जवाब लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन को दो प्लेटों के बीच यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में V0 से क्या किया गया? प्रोजेक्ट किया गया। इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? ये पॉजिटिव प्लेट अपनी ओर लगाएगा अट्रैक्शन का, जिससे इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा। और कितना ऊपर जाएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और जब बाहर निकलेगा तो हॉरिजॉन्टल से कितने का एंगल बनाएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आंसर को कैसे समझेंगे? बहुत सारा स्टूडेंट आंसर सॉल्यूशन के ऊपर जोर देने लगते हैं, जबकि क्वेश्चन को कम समझता है। तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें, तब आंसर के ऊपर बात कर लें। तो ये चीजें समझ में आपको आ गई? क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसको हम लोग डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, समझ में आ रहा? और दूसरा आप लोग को निकालना है यहां पर, इसको हिंदी में लिख दें, उदाग्र दिशा में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। और दूसरा आपको निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन, विक्षेपण कोण। क्लियर हुआ? कितना ये डिफ्लेक्शन कितना का हम लोग का हो रहा है? थीटा है। और यहाँ जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कितना? थीटा है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? ये वाई डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। चलिए सॉल्यूशन पे हम आते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये आपको 2D मोशन नजर आएगा। आपने फेंका किस में था? एक्स डायरेक्शन में। फोर्स कहां लग गया? वाई में। इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट किया? वाई में। इस प्लेट का जो लेंथ है वो आपको कितना दिया जाएगा? इस प्लेट का जो लेंथ है, दोनों प्लेट का लेंथ क्या है? सेम है। और कितना है? एल लेंथ का इच प्लेट है। और कैसा प्लेट है? अपोजिट चार्ज प्लेट है। प्लेट के बीच में कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही इजी है क्वेश्चन। यहाँ आप देख लीजिए, दो मोशन आपको नजर आएगा, एक किस में? एक्स में। और एक दूसरा किस में? वाई में। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्षैतिज, उदाग्र। एक्स में फोर्स नहीं लग रहा है। जब एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्स में एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। वाई में फोर्स लग रहा है और वाई में फोर्स लग रहा है, तो वाई में एक्सेलरेशन कितना होगा? इसको हम लोग देखते हैं। पहले एक्स की बात कर लें। फॉर एक्स डायरेक्शन, एक्स दिशा में मैं पूछूं एक्सेलरेशन कितना होगा? आपका होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि एक्स में तो कोई फोर्स लगा नहीं। आपने वेलोसिटी कितना दिया? v0। तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स में कितना था? v0 था। ये क्या रहेगा? एक्स डायरेक्शन के लिए कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? अचर रहेगा। क्यों अचर रहेगा? भाई एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा। मैं पूछूं एक्स का डिस्प्लेसमेंट, एक्स में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा टी टाइम में? तो आप कहेंगे सर एस बराबर आपने पढ़ाया था ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही तो पढ़ा था ना हमने। तो एस यहाँ क्या है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो डिस्टेंस जो यहाँ ट्रेवल करेगा वो प्लेट के लेंथ के इक्वल ट्रेवल करेगा। और प्लेट का लेंथ कितना है? एल। एल यहाँ लिख दो ux। तो यहाँ पे ux आपका क्या है? v0 इंटू कितना? t प्लस
1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। 0 क्यों? क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मैंने आपको बताया क्यों नहीं है, क्योंकि x में कोई फोर्स नहीं है। तो यहां से L इक्वल टू वी नॉट टी और T इक्वल टू L बाई वी नॉट, यानी इस प्लेट को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ये T टाइम। क्लियर हुआ? आपने x का डायरेक्शन देख लिया, x में आपने सारी बातें निकाल ली। मैंने आपको बताया कि यह आपको 2D का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 2D मोशन का एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ ऐसा ही देखा था। अब मैं आगे दिखाऊं इसको। अब फॉर y डायरेक्शन, हिंदी वाले y दिशा के लिए बात कर ले। मैं पूछूं y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, आप कहोगे हाँ लग रहा है फोर्स, y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? तो F इक्वल टू ई। मैंने शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रिक किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है? क्यू ई। यहाँ पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो फोर्स कितना लगेगा? ई। और इसी फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ma। और ये एक्सेलरेशन किस में? कि वाई में। डायरेक्शन क्लियर कर देते हैं, वाई में। ma y का मतलब क्या हुआ? वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, वाई दिशा का त्वरण। बराबर कर लीजिए आपको लोगों को, यहां से आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। आप इन दोनों को क्लियर कर लीजिए, कंपेयर कीजिए, दोनों तरफ F है तो बराबर कर लीजिए, दोनों फोर्स ही है। तो आपका ay आ जाएगा e बाई m। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। कैपिटल E क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं पूछूं आपने वेलोसिटी किस में दिया, x में कि y में? तो आप कहोगे सर x में दिया, तो y का इनिशियल वेलोसिटी कितना मिलेगा? u y आपको क्या मिलेगा? 0। तो मैं कहूँगा y, हम लोग को यही तो निकालना है कि y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 a वाई टी स्क्वायर। y इक्वल टू यू वाई आपका कितना है? 0 है। यू वाई आपका 0 है क्योंकि आपने हॉरिजॉन्टल फेंका था, वर्टिकल तो नहीं इलेक्ट्रॉन को फेंका था। तो 1/2 a वाई आपका निकला हुआ है e बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो t का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में देखो, l बाई वी नॉट। तो L स्क्वायर बाई कितना? वी नॉट स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर हुआ? तो यहां से आपका डिफ्लेक्शन कितना आया, मैं यहां लिख दूं 1/2। विक्षेपित कितना होगा? 1/2 e बाई m इंटू L स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। किस डायरेक्शन का वेलोसिटी था? ये x डायरेक्शन का। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आपने इस पूरे मोशन को दो डायरेक्शन में अलग अलग करके देख लिया, एक x के लिए देखा और एक y के लिए। दोनों में क्या अंतर था? x में एक्सेलरेशन नहीं था, y में एक्सेलरेशन था। x में फोर्स नहीं था, y में फोर्स था। ऐसा ही आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सेम टू सेम पढ़े थे। फिर इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट हो गया। अब हम लोग को क्या देखना चाहिए क्वेश्चन में? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? जब ये इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल रहा है तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। जब इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना वेलोसिटी होगा? 2 वेलोसिटी होगा। एक किसका? x का, वो तो कांस्टेंट है, और एक किसका? y का। तो हम लोग फिर से देख लेते हैं फॉर x डायरेक्शन। और ये जो वेलोसिटी होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी, परिणामी वेग v। और ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल ही हम लोग को निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए आप x में वेलोसिटी निकाल लीजिए, y में वेलोसिटी निकाल लीजिए और vy बाई vx निकाल दीजिए। वर्टिकल आप लोग को यही तो निकालना है ना। डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। tan अल्फा आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर में। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना? परपेंडिकुलर vy। आप ये कह सकते हो OAB, तो परपेंडिकुलर AB, और AB कितना? vy, और फिर कितना? vx। ये तो निकल जाएगा आसानी से। तो पहले आप vx निकाल लीजिए। तो vx के लिए आपका जो है ux आपका कितना है? v0। तो इस हिसाब से ax आपका कितना है? 0 है। तो v, आप लोगों ने v निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल टू u प्लस at। तो vx हमारा कितना हो जाएगा? ux। तो ux आपका कितना? v0, और त्वरण एक्सेलरेशन क्या है? x का 0। तो सीधे सीधे vx इक्वल टू मैं क्या लिख दूं? v0। उसी प्रकार से आप y डायरेक्शन के लिए निकालिए। और y डायरेक्शन बहुत इजी बात है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। फिर वही है,
y का एक्सेलरेशन आपको याद है कितना था, ए वाई ई बाई एम। टी आप लोगों ने कितना निकाला था, टी एल बाई वी नॉट। एल क्या हुआ, प्रत्येक प्लेट का लंबाई। तो यहां से आप लोग का आसानी से वी वाई निकल जाएगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई। यू वाई आपका क्या है, यू वाई आपका 0 है, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई 0 ए ई बाई एम इंटू टी। टी कितना, एल बाई वी नॉट। टर्म याद रखिएगा, एल क्या हुआ, लेंथ ऑफ प्लेट, प्रत्येक प्लेट की लंबाई। तो यहां से आप डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा निकाल दीजिए। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी किसके बराबर, वी वाई बाई बेस कितना, वी एक्स। tan थीटा इक्वल टू वी वाई आपका कितना है, ई एल अपॉन एम इंटू वी नॉट। और नीचे क्या हो गया आपका वी एक्स आपका कितना, वी नॉट। तो फाइनली tan थीटा आपका कितना आ गया, tan थीटा ई एल बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। बोर्ड पे थोड़ा जगह कम है, थोड़ा संसाधनों का अभाव है लॉकडाउन के कारण, फिर भी आप यहां देख लीजिए tan थीटा इक्वल टू ई एल बाई एम इंटू वी नॉट स्क्वायर। ये आपका डायरेक्शन आ गया। तो यहां से मैं पूछूं tan थीटा हमारा कितना आ गया, tan थीटा हमारा आ गया ई एल अपॉन एम वी नॉट का स्क्वायर। देख लीजिए एक बार, ई एल स्मॉल ई कैपिटल ई एल एम वी नॉट स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन था आपका, इन दोनों का आंसर आ गया। बहुत इजी था, थोड़ा सा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट लाया हमने, और उसके बाद मैंने 12 में जो अभी तक आपको पढ़ाया था उन सभी को मैंने मिला करके आज एक नया टॉपिक पढ़ा। नया टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इन दोनों को आप नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? इस टॉपिक पे एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, जरूर बनाएंगे और बना करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपसे बना या नहीं बना। सेम टाइप का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 1.33 और 1.34। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग 33 और 34 क्वेश्चन आप बनाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, आप नोट कर ले कॉन्सेप्ट, और इसी टाइप से बना करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। चलिए, हो गया? मैं मिटाऊं सभी तो? कैसा मोशन था, 2D था। एक्स में एक्सेलरेशन था, आप कहेगा नहीं था। वाई में एक्सेलरेशन था। एक्स में एक्सेलरेशन क्यों नहीं था, क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं था। वाई में एक्सेलरेशन क्यों था, क्योंकि वाई में फोर्स था। कितना डिफ्लेक्शन आया आप लोग का, y इक्वल टू 1/2 ई बाई एम एल स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। यही डिफ्लेक्शन था ना। अब मैं पूछूं, विक्षेपण यही था ना, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां से आप लोग क्या लिख सकते हैं, ई बाई एम। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर कोई चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन नहीं होकर के कोई चार्ज होता, तो चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू बाई एम। अच्छा, ये क्यू बाई एम क्या होता है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। आपको मैंने बताया था, आवेश और उस कण के द्रव्यमान के अनुपात को हम लोग क्या कहते थे, विशिष्ट आवेश कहते थे। इसका मतलब है कि जिसका Q बाई एम ज्यादा रहेगा, ज्यादा करें तो चार्ज का वैल्यू ज्यादा रहेगा, मास कम रहेगा। यही तो है ना। आप देख लीजिए ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m या इनवर्सली प्रोपोर्शनल m। तो इस प्रकार से एक बार देख लो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, इसी से मैंने इसको लिखा है। यहाँ पे मैंने क्या क्या कांस्टेंट कर लिया, ये तो मेरा कांस्टेंट था, मास को कांस्टेंट कर ले, लेंथ कांस्टेंट है, v नॉट कांस्टेंट है, तो ऐसा आ सकता है ना। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q। हिंदी में बात कर ले, y जो है q के समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। इसका अर्थ है कि अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, मास घटाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। यानी डिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, चार्ज को ज्यादा करना चाहिए और मास को कम करना चाहिए। इसका मतलब यही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगा। इस चीज को ध्यान रखिए कि Q बाई एम जिस पार्टिकल का ज्यादा रहा उस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जिस कण का आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्यादा रहेगा उसका विक्षेपण भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, या जिस कण का विक्षेपण ज्यादा रहेगा उसका Q बाई एम क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इस प्रकार से, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट लिया गया, पॉजिटिव चार्ज दिया गया और निगेटिव चार्ज, इसमें तीन पार्टिकल को कुछ इस प्रकार से छोड़ा, ये तीन पार्टिकल है और कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस प्रकार से ये तीनों पार्टिकल ऐसे। यहां दो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 2 3 के ऊपर चार्ज कैसा है, पार्टिकल 1 2 3 के ऊपर किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। और दूसरा पूछ रहा है कि किस पार्टिकल का Q बाई एम मैक्स होगा, किस पार्टिकल के लिए Q बाई एम का वैल्यू अधिक होगा। दो क्वेश्चन है, आप खुद से बना लीजिए, देख लीजिए, मैंने आपको बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। चार्ज तो आप आसानी से बता सकते हैं, 1 के ऊपर कैसा चार्ज होगा, ये 1 पार्टिकल कहां हो गया, पॉजिटिव की ओर तो निगेटिव होगा। सेकेंड के ऊपर भी कैसा चार्ज होगा, निगेटिव होगा। और थर्ड के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तभी तो ये निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ गया। तो क्लियर होगा, फर्स्ट के ऊपर कैसा चार्ज, निगेटिव। क्यों निगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ रहा है। सेकेंड भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके ऊपर भी निगेटिव, और थर्ड के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब Q बाई एम किसका ज्यादा रहेगा, तो अभी मैंने बताया Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q बाई एम, जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, जिस कण का विक्षेपण ज्यादा उसका Q बाई एम ज्यादा। तो यहां पे किसका मैक्सिमम होगा, तो थर्ड हैज मैक्सिमम Q बाई एम। किस कण के लिए ज्यादा रहेगा, थर्ड पार्टिकल के लिए Q बाई एम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि थर्ड पार्टिकल का डिफ्लेक्शन ज्यादा, आप देख लो ना, ज्यादा कौन विक्षेपित हो अपने रास्ते से, तो ज्यादा थर्ड पार्टिकल हुआ, तो Q बाई एम किसका ज्यादा रहेगा, थर्ड का। तो बहुत आसानी से आपको मैंने बताया कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो चार्ज बाई मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, जिसका विक्षेपण ज्यादा, उसका Q बाई एम भी ज्यादा। तो किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, थर्ड पार्टिकल अपने रास्ते से ज्यादा विक्षेपित हुआ, ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, तो Q बाई एम किसका मैक्सिमम हो जाएगा, थर्ड पार्टिकल। इन दोनों पार्टिकल के कंपेरिजन, इसको नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। हो गया, मिटाओ। अब एक क्वेश्चन है, यहां पे फिगर देख लीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से, और इसमें एक चार्ज है Q जिसका मास कितना है, m है। ध्यान रखिएगा, मैंने ब्रैकेट में m मास के लिए लिया है, Q चार्ज है, और ये A से B तक जाता है। कितना डिस्प्लेस होता है A से B तक, S डिस्प्लेस होता है, और यहां पे पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है। A पर पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है। तो क्वेश्चन मैंने बताया बार बार कि पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे फिर आंसर को समझेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पार्टिकल, एक चार्ज है Q जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। मोशन कहां है, मोशन अलोंग E, E की दिशा में गति है, दिशा में गति हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, E की दिशा में गति हो रहा है। गति कहां है, E की दिशा में है, और कहां से कहां, A से B। A पर इनिशियल चार्ज कितना है, A पर इनिशियल स्पीड कितना है, 0। चार्ज कितना है Q, ये Q है, और मास कितना है, स्मॉल m, और वो कहां से कहां चल रहा है, A से B जा रहा है। A से B जाने में कितना वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, S। तो क्या क्या हमारे क्वेश्चन में निकालना है, हमारे क्वेश्चन में है कि एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन निकालना है A से B के बीच में। मोशन अलोंग वेक्टर E फ्रॉम A टू B, A से गति E की दिशा में गति कर रहा है, गति करता है E की दिशा में, A से B तक गति करता है, E की दिशा में A से B तक गति है, पर गति के लिए, गति के लिए।
ए से बी तक की गति के लिए। समझ में आ रहा है? चार्ज है जहां जो कहां से कहां गति किया, ए से बी। तो ए से बी के लिए क्या निकालना आपको? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? त्वरण, वेलोसिटी, वेग। थर्ड में आप निकाल सकते हैं मोमेंटम, संवेग। फोर्थ में आप वर्क निकाल लीजिए, कार्य। इस प्रकार से आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। आपको मैं बता दूंगा आप कैसे निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी आपको निकाल करके बताना है कितना आएगा। चलिए देखते हैं फोर्स कितना लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन हो रहा है तो फोर्स कितना लगेगा? आंसर कर रहे हैं हम लोग। तो F इक्वल टू क्यू ई। अभी आप लोगों को मैंने शुरू में ही बताया फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव है, ऐसा कंसीडर कर लीजिए पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन के सेम रहेगा और इस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा। न्यूटन के सेकंड लॉ को याद कीजिए, एम ए। तो क्यू ई इक्वल टू एम ए इक्वल टू कितना? क्यू ई बाई एम। आ गया फर्स्ट का? कितना होगा? तो ए इक्वल टू क्यू ई बाई एम। अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान पूर्वक लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैं पूछूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया और एक प्रोटॉन को छोड़ा गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपेयर कर रहे हैं, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? तो आप कहिएगा सर एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। आप देख लीजिए ना इस फॉर्मूला में Q और E यहाँ क्या है? Q कांस्टेंट है, अचर है, और E भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। E कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट तो होगा ही ना। तो आप कहिएगा सर अब जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ये एक्सेलरेशन मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है द्रव्यमान के। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? कम होगा। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। तो मैं पूछूं किसका? अच्छा दोनों पे चार्ज कितना? Q इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q प्रोटॉन कितना? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अब मेरा सवाल है कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? तो स्टूडेंट्स बहुत कॉमन बात है, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो मास किसका ज्यादा है? प्रोटॉन का मास ज्यादा है। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन प्रोटॉन का क्या होगा? कम होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बातें समझ में आएंगे? फिर से बता रहा हूं, इसको दोबारा बता दे रहा हूं। एक्सेलरेशन जो होता है वो मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे और चार्ज कांस्टेंट रहे। तो इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या है? कांस्टेंट है, दोनों पे तो सेम है ना, दोनों पे सेम चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास के ऊपर। और कैसा होगा? मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मास बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन घटेगा। प्रोटॉन का मास ज्यादा है इसलिए प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की तुलना में। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन कितना आ गया? वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही होता है ना, टी टाइम में ए से बी तक गया, टी टाइम लिया, u आपका क्या है? 0। तो v कितना आ जाएगा? ए क्यू ई बाई एम इंटू कितना? टी। u क्या था? 0 था ना, यहाँ पे देख लीजिए। ये वेलोसिटी आ गया। कितना आ गया वेलोसिटी? क्यू ई बाई एम इंटू कितना? टी। मोमेंटम क्या होता है? संवेग आप लोगों ने पढ़ा होगा, P इक्वल टू एम भी, थर्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम P इक्वल टू एम भी, एम आपका, और V कितना है? क्यू ई बाई एम इंटू टी। एम से एम कैंसिल, तो मोमेंटम आपका P इक्वल टू कितना आ गया? क्यू ई टी। क्यू ई टी, क्यू क्या है? चार्ज है, टी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, टी क्या है? टाइम है। तो ये मोमेंटम आ गया, संवेग आ गया। वर्क कितना होगा? क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। आप वर्क खुद से निकाल सकते हैं, वर्क आप खुद से निकाल सकते हैं। हो गया? वर्क कितना हो गया? तो आप जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्शन में हो रहा है? फोर्स ही के डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि फोर्स कहां लगा? ई के डायरेक्शन में। ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया।
क्यू ई की डायरेक्शन में, क्योंकि क्यू क्या था, चार्ज क्या था, पॉजिटिव था। तो W इक्वल टू एफ एस आपने पढ़ा होगा कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो W इक्वल टू एफ एस। एफ कितना होता है, क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना, एस, W इक्वल टू क्यू ई एस। तो यहां से आप लिख सकते हैं W इक्वल टू क्यू ई एस। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। m आपको पता ही है, पार्टिकल का मास आपको m दिया हुआ है और v आपने निकाला है। तो काइनेटिक एनर्जी आप निकाल करके कमेंट्स बॉक्स में बताएं, सब मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं, थोड़ा बहुत तो आप मेहनत करें, थोड़ा बहुत आप होमवर्क करें। तो इसका काइनेटिक एनर्जी आपको बताना है, हो गया, इसको नोट कर लें। कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक चार्ज है जिसका मास कितना है, m है। तो इस पे नीचे की ओर एक वेट लगता है, इसका वेट W इक्वल टू mg। वेट कहां लगेगा, नीचे आप लोग तो पढ़े भी है, जानते भी, बात बहुत कॉमन बात मैं बता रहा हूं। कहता है कि इसके वेट को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इसके वेट को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो ये वेट बैलेंस कब होगा, जब ऊपर की दिशा में फोर्स लगेगा, और जितना वेट होगा उतना ही फोर्स लगेगा। तो मैं यहाँ पे वेट को हम लोग फोर्स भी कहते हैं। भार एक प्रकार का बल होता है, वह बल जो पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करती है, अपने सेंटर की ओर खींचती है। तो यहाँ वेट mg और फोर्स कितना लगना चाहिए, QE। तो वेट इस फोर्स के बराबर होगा, तभी तो ये बैलेंस में होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ जो किसी चार्ज के वेट को बैलेंस करके रखे हुए हैं। विद्युत क्षेत्र का वह मान बताओ जो किसी आवेश के भार को संतुलित करके रखा है। तो यहां से आप देख लीजिए बैलेंस कब होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे। QE किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए। अब आपसे क्या पूछा, E पूछा, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg बाई क्या, Q। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि चार्ज के वेट को बैलेंस करके रखता है, संतुलित करके रखता है। क्लियर होगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रख करके आप बनाइए, ये बहुत आसान बात हुआ। मैंने यहाँ क्या बताया, एक बार फिर में बता दूं। आपसे कभी कभी पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वैल्यू बताओ जो किसी चार्ज पार्टिकल के वेट को क्या करके रखता है, बैलेंस करके रखता है। विद्युत क्षेत्र का वह मान बताओ जो किसी आवेश के भार को क्या करता है, संतुलित करता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, संतुलित का मतलब होता है कि उसको उसी अवस्था में रखें, साम्यावस्था को बनाए रखें। तो ये कब इस अवस्था में रहेगा, जब इसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, QE, और वेट कितना, mg। ये संतुलन में कब रहेगा, जब इसके ऊपर लगने वाला विद्युत बल इसके भार के बराबर हो जाए, तब संतुलित होगा। विद्युत बल कितना, QE, भार कितना, mg। तो QE किसके बराबर होगा, mg। आज जो देखा वो क्या क्या देखा आपने। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने क्वेश्चन के तौर पे बताया, यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हॉरिजॉन्टल छोड़ा जाए तो वो वर्टिकल कितना शिफ्ट होगा और किस एंगल पे शिफ्ट होगा, आपने पहला ये देखा। फिर उसके बाद मैंने आपको होमवर्क में बताया कि एनसीईआरटी का 1.33 1.34 आप बना लेंगे। फिर उसके बाद मैंने वीडियो में अगले टर्म में आपको बताया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चले तो क्या होगा। वहां मैंने आपको वेलोसिटी निकाल करके बताया, वहां मैंने आपको एक्सेलरेशन निकाल के बताया, वहां मैंने आपको वर्क निकाल करके बताया, वहां मैंने मोमेंटम निकाल करके बताया। और उसके बाद मैंने ये बताया कि किसी चार्ज पार्टिकल के वेट को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज मैंने बताया आपको, इन सभी बातों को आप लोग नोट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, इसलिए मैंने बताया था कि बेहद खास टॉपिक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।